Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. You all are preparing well. तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि चैप्टर हम लोग सारे पढ़ चुके हैं क्लासेस में, शॉर्ट वीडियोस में भी अप्रॉक्सीमेटली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज से हम करने वाले हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक चैप्टर आएगा और उससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। और ज़रूरी नहीं है एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। कई बार हो सकता है कि उस टॉपिक के अंदर एक ही चैप्टर कवर होगा और कई बार हो सकता है कि उस टॉपिक के अंदर 2 से 3 चैप्टर्स कवर होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली आप इसमें हीट यानी ऊष्मा, टेम्परेचर यानी तापमान और थर्मोडायनामिक्स यानी कि आपकी जो भी पारिस्थितिकी है, ये सारी चीज़ें आप कवर करने वाले हो। लेकिन इस बार क्या चीज़ डिफरेंट होगी, हम लोग वो PYQ कराने से पहले आपको चैप्टर का ब्रीफिंग में आपको देने वाली हूँ कि इस चैप्टर में आपने शॉर्ट में ये चीज़ें पढ़ी थी, ताकि जब आप आगे MCQ करो आपके दिमाग में एक शॉर्ट रिवीजन रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ YouTube पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हो। जब भी आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होती है तो उस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और आपको उसके अंदर की सारी उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीमेट्री की, ऊष्मामिति की। कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है या ऊष्मामिति में आप क्या पढ़ते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई आप कह सकते हो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो या तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसमें या तो ऊष्मा आप कह सकते हो कि अवशोषित होती है या बाहर उत्सर्जित होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, तो उस चीज़ की स्टडी को कैलोरीमेट्री बोलते हैं और या ऊष्मामिति बोलते हैं। और वो चीज़ पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, मतलब कि वो ऊष्मा शोषी है या फिर एंडोथर्मिक या ऊष्मा वो एब्जॉर्ब करती है। चलिए मैं आपको बता भी दूं, कैलोरीमेट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि आप करते क्या हो, गर्मी की मात्रा को मापते हो जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है, और दोनों गर्मी चाहे वो निकली हो चाहे वो एब्जॉर्ब हुई हो। ऊष्मा में परिवर्तन को जानकर निर्धारित किया जा सकता है कि कोई प्रतिक्रिया ऊष्मा शोषी है या एंडोथर्मिक है, यानी कि ऊष्मावशेषी, कुछ ये वर्ड था कि या तो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। दूसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने इसके अंदर 2 नियम पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स के, सॉरी मैंने आई थिंक परिस्थितिकी बोल दिया था, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स को ऊष्मागतिकी बोलते हैं। तो ऊष्मागतिकी के आपने 2 नियम पढ़े थे, थर्मोडायनामिक्स के 2 नियम पढ़े थे। पहले नियम में आपने ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तापमान बढ़ाना है, तो 2 तरीके हैं, या तो इससे काम कराओ। आपको अगर मुझे गुस्सा दिलाना है तो मैं बस आपको काम बताती रह सकती हूँ, तो आपको ऑलरेडी गुस्सा आ जाएगा, आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, राइट। तो या तो आप सिस्टम से काम कराओ, यानी जिस भी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी चीज़ के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो उससे काम कराओ, उसका तापमान बढ़ जाएगा, या उसे गर्म कर दो। गर्म करते क्या होगा, उसके अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। तो यही है कि किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा का उपयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। हीट एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो आप उससे 2 तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हो। उस हीट से या तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तापमान बढ़ाओ, ताकि उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, या फिर उससे काम कराओ। तो ये रहा, आप देख सकते हो डेल्टा Q, जितनी भी हीट आपने दी है वो 2 जगह यूज़ होगी, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, या फिर वो काम करेगा। मान लो आपने 100 जूल एनर्जी दी है, अब 100 जूल में से 20 जूल तो उसकी खुद की एनर्जी बढ़ गई और 80 जूल उसने काम कर दिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी आपने हीट दी है वो दोनों के सम से मिलाकर आ जाएगी, दोनों के योग से आ जाएगी। इसी को ही लॉ, मतलब ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम के संतुल्य है।
और ये जो आपने ऊर्जा दी है वो कोई भी हो सकती है, काइनेटिक या पोटेंशियल, गतिज या स्थितिज। उसके बाद दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम के लिए, सेकेंड लॉ के लिए 2 स्टेटमेंट है, केल्विन की और क्लोज की। केल्विन ने कहा था कि जितनी भी आप हीट दोगे, अगर मैं 100 जूल उसको दे रही हूँ, आप 100 जूल दे के 100 का 100 जूल काम नहीं करा सकते। वो यानी जितनी भी आप उसे हीट देते हो वो टोटल काम में परिवर्तित नहीं हो सकती। दूसरा ये था कि अगर किसी बॉडी में ऑलरेडी हीट है तो अपने आप से ऐसा नहीं होगा कि वो लोअर देखो नॉर्मली हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, ऊष्मा का कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे में जाती है, हमेशा हॉट टू कोल्ड, हमेशा गर्म से ठंडे में जाएगी। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कभी भी खुद से ऐसा नहीं होगा कि जो हीट है वो ठंडे से गर्म में जाए। एक ऐसा बॉडी जिसका टेम्परेचर लोअर है, जिसका तापमान कम है, तो कम तापमान वाले से उच्च तापमान की तरफ वो कभी नहीं जाएगी। दैट्स इट। ये आपने 2 नियम पढ़े थे। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या निरपेक्ष तापमान क्या होता है? जब कोई बॉडी, मैं बोल रही हूँ बहुत ठंडी है, ये इतनी ठंडी है कि इससे और ज़्यादा ठंडी नहीं हो सकती, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। केल्विन स्केल पे नॉर्मली जब 0 आ जाए, केल्विन स्केल पे आपको पता होना चाहिए कि जो तापमान है उसको नापने के 3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। तो जब केल्विन स्केल पे 0 दिखाने लगे वही उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और अगर आपको इसको अंडरस्टैंडिंग में लेना है तो वो ये है कि 0 पॉइंट वो होता है जब जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब ठंडी चीज़ होती है उसमें जो कण है वो नहीं हिल पाते। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि कणों ने अब हिलना बंद कर दिया है, वो और नहीं हिल सकते। उनके पास जो उनकी खुद की ऊर्जा है वो शून्य हो चुकी है, वो 0 हो चुकी है। जो एनर्जी है उनकी बॉडी में वो 0 हो चुकी है, क्योंकि एनर्जी अगर होगी तो वो मूव करेंगे, वो गर्म रहेंगे। तो ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपके पास कोई भी चीज़ है, आपको सिर्फ उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी हीट आप दोगे वो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी विशिष्ट गर्मी की क्षमता। इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट जूल पर किलोग्राम केल्विन। कितने जूल आपने दिया है 1 किलोग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए, कितने उससे केल्विन, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जो तापमान है, सॉरी ऊष्मा है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कैसे उसका प्रवाह होता है। तो 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फटाफट से समझते हैं। कंडक्शन का मतलब ये है कि ये एक पार्टिकल है, एक कण है, ये वाइब्रेट होगा, उसके बाद कंपन अपना ये वाइब्रेशन दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन। अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन। संवहन में क्या होता है कि एक पार्टिकल, एक कण गर्म हुआ, अब ये खुद जाएगा और दूसरी जगह हीट दे आएगा। मतलब कंडक्शन में पार्टिकल्स खुद मूव नहीं कर रहे थे, कण खुद नहीं जा रहा था हीट देने। कन्वेक्शन में जो कण है वो खुद जाएगा हीट देने के लिए। ये लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है, और ये सॉलिड के अंदर होता है, ठोस में होता है। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, इसके अंदर किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे वैक्यूम से, निर्वात से। सूरज की गर्मी आती है अर्थ के अंदर, तो वैक्यूम में, निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं ना, मीडियम नहीं है, तो इसके अंदर कोई मीडियम, कोई मूवमेंट, कुछ नहीं होता, हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। ये होता है रेडिएशन यानी विकिरण। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम, ये इसका मतलब ये होता है कि द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कूल्स, जिस दर पे यानी जिस स्पीड पे कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है, वो समानुपाती है कि, देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत गर्म चीज़ है, कोई आसपास ठंडा है, तो जितना ये डिफरेंस होगा, जितना अंतर आएगा, उतनी जल्दी ही ये अपनी गर्मी खोएगा। तो वो ये बोल रहे हैं ये जितना जल्दी ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके और आसपास के वातावरण के तापमान में कितना फ़र्क है। ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ बेसिकली इस चैप्टर का है नहीं, बट मैंने डाल दिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएगा। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये एक वायर था, ये एक तार था, यहाँ से मैंने इसके तीन रास्ते बना दिए, इसमें से करंट आ रहा था I, अब ये 3 हिस्सों में बट गया, ये I1, ये I2 और ये I3। तो किरचॉफ नियम ये कहता है कि एक नोड यानी किसी नोड में एक रास्ते में जो बहने वाला करंट है, अगर वो आगे उसके रास्ते बट जाते हैं तो टोटल करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो I रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। The amount of current flowing through a node is equal to sum of currents flowing out of it। एक नोड में जितना करंट एंटर लेगा, बाहर जाने पे भी उतना ही करंट जाएगा। स्टेफेंस लॉ, देखो स्टेफेंस लॉ क्या है, आप किसी को कितना गर्मी दे रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट कितनी हीट एनर्जी निकाल रहा है। देखो सुनो, ये कोई सरफेस था, आपने इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर ये कितनी, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप हाथ लगाओगे आपका हाथ जलेगा ना। नॉर्मली जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उस सतह से गर्मी निकलने लगती है। तो कोई भी सतह या कोई भी सरफेस कितनी हीट बाहर निकालेगा किस पर डिपेंड करता है। तो कितनी हीट बाहर निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आपने इसको टेम्परेचर दिया होगा उसकी 4th पावर के, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के। देखो अब तक आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी ठंडा हो रहा है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। फिर आपने किरचॉफ का लॉ पढ़ा कि जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। फिर आपने स्टेफेंस लॉ पढ़ा कि जितनी हीट बाहर निकलेगी, जो आपकी ये रेडिएंट हीट होगी, उत्सर्जित दीप्तिमान ऊष्मा होगी, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4थी पावर के समानुपाती होगी। अगला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। वो ये बोलता है कि अगर आप एक ऐसे वायर में जिसका अवरोध बहुत ज़्यादा है, अगर आप करंट पास कर रहे हो एक ऐसे वायर में जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद सोचो, वायर में करंट भेज रहे हो, उसका रेजिस्टेंस रुकावट बहुत ज़्यादा है, अब करंट में एनर्जी होती है, उसको रोकोगे क्या होगा, वो हीट में बदल जाएगी। तो जब भी आप ऐसे वायर से करंट पास करोगे तो हीट बनेगी, और वो हीट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किस किस के समानुपाती होगी। वो हीट समानुपाती होगी जितना आप करंट भेज रहे हो उसके स्क्वायर के, उसमें जितना अवरोध होगा उसके, क्योंकि जितना ज़्यादा अवरोध होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, और जिस टाइम के लिए आपने करंट को पास किया है, जितनी देर तक करंट को पास करोगे उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। तो H बराबर I² RT, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कैलोरीमेट्री। इनमें से कैलोरीमेट्री को सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है। कैलोरी वर्ड होता है हीट की यूनिट, ठीक है, इकाई होती है हीट की, ऊष्मा की। तो हीट से रिलेटेड ऑप्शन देख लो, यहाँ स्ट्रेंथ है, फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट है। तो मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, कि हस्तांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापना। इन विच मेथड ऑफ कुकिंग, देखो ये क्वेश्चन ना तो आपको, ये टॉपिक ना तो आपको मिलेगा क्लास में ना PYQs में, डिफरेंट क्वेश्चन है तो करते हैं इसको। इन विच मेथड ऑफ कुकिंग इज फूड हीटेड स्लोली ओवर अ सोर्स ऑफ हीट, कौन से इनमें से किस में खाने को गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं कोई भी हीट के सोर्स के ऊपर, एंड कुक्ड बाय हाई हीट एंड एयर कन्वेक्शन, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम खाने को गर्म करते हैं, और खाने की पोजीशन फायर के ऊपर, मतलब आग के ऊपर खाने की पोजीशन को बार बार बदलना पड़ता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कैंप फायर में होता क्या है, ऊपर स्टिक लगा के उस पर नॉनवेज चिकन वगैरह लटका दिया जाता है, बार बार पोजीशन चेंज करनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिट रोस्टिंग। इसके अलावा ये सब क्या होते हैं, ब्रेजिंग, पोचिंग, स्टीविंग, ये सभी तरीके खाने को पकाने के हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेजिंग की, यहाँ पे मिस हो रखा था, मैंने लिख दिया। इसके अंदर मीट या वेजिटेबल्स हम बंद बर्तन में पकाते हैं, तेल और नमी के साथ साथ।
ठीक है, हम क्या करते हैं, तेल के साथ पकाएंगे लेकिन बंद बर्तन में, इसको बोलते हैं ब्रेजिंग। अगला हो जाता है पोचिंग। पोचिंग के अंदर क्या होता है कि जो खाना है वो किसी भी टाइप के लिक्विड में डुबाया जाता है और उसके बाद उसको गर्म किया जाता है लो टेम्परेचर पे, मतलब बिल्कुल सिम करके आप उसको पकने के लिए छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं पोचिंग। नेक्स्ट इज स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पोचिंग के अंदर तो खाना एक साथ डाल दिया, जैसे चिकन, ये सब नॉनवेज फूड को पकाने के काम आते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं सारे मेथड्स। पोचिंग में आपने क्या किया, मान लो चिकन है तो वो पूरा का पूरा आपने लिक्विड में, सूप में, ग्रेवी में बना के डाल दिया, उसके बाद सिम करके छोड़ दिया। लेकिन उसमें और स्टीविंग में क्या फ़र्क है, स्टीविंग में जो भी आपका फूड आइटम है उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट करोगे, लिक्विड में डिप करोगे और फिर उसको पकाओगे। तो ये आपके तीनों मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज हु कॉइन्ड द टर्म जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसने थर्मोडायनामिक्स यानी कि आपका उष्मागतिकी का जीरोथ नियम दिया था, कौन थे? अच्छा, जो ये बोलता है कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, अगर A बराबर है C के और B भी बराबर है C के, तो A बराबर होगा B के। ठीक है, यानी अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन में है, एक और सिस्टम उस पहले वाले सिस्टम के साथ संतुलन में है, तो ये दोनों सिस्टम आपस में संतुलन में होंगे। ये था जीरोथ नियम उष्मागतिकी का। तो ये किसने दिया था? फोलर ने दिया था, राल्फ एच फोलर। बाकी इन तीनों ने क्या क्या दिया है मैं ये भी बता दूं। प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मैक्सवेल ने दिया था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम, ये रहा, मैक्सवेल ने दिया था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत। प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी, मैं आपको ये बता दूं। जिब्स ने दी थी जिब्स एनर्जी, यानी एक सिस्टम की, कोई भी सिस्टम अगर पढ़ रहे हो उसकी खुद की ऊर्जा को गिब्स एनर्जी बोलते हैं, तो गिब्स ने दिया था ये फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट। तो ये सब था, दैट्स इट। ट्रिपल पॉइंट, देखो ट्रिपल पॉइंट में तो पहले ही ट्रिपल यानी 3 आ रहा है। एक ऐसा तापमान जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट तीनों स्टेट में, कोई भी मैटर जो है, पदार्थ जो है, वो तीनों स्टेट्स में, तीनों अवस्थाओं में रहे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो द कंडीशन इन विच गैसियस एंड लिक्विड, तीनों चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस, ये रहा सॉलिड लिक्विड गैस। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान और दबाव की वह स्थिति जिसके अंदर पदार्थ गैसीय, तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में रह सकता हो, संतुलन में वो भी। अच्छा, ये लर्न करने वाला है पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना है। पानी का ट्रिपल पॉइंट है 273.16 केल्विन या फिर 0.01 सेल्सियस या फिर 32.02 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये लर्न करने वाली चीज है। और प्रेशर कितना है? 611.7 पास्कल। अकॉर्डिंग टू डैश लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इस नियम के अनुसार विद्युत धारा जो हीट बनाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है रेजिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ करंट के और टाइम के। ये अभी आपने पढ़ा था, जूल्स लॉ नियम था ये, तो जूल का नियम है। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, देखो तन्य या संपीड़न, संपीड़न बेसिकली या कंप्रेसिव वर्ड जब आता है तो दबाने को आता है। ठीक है, कंप्रेसिव वर्ड जब भी दिमाग में आता है या हम बोलते हैं, हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि हम किसी को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो 2 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक तो बिल्कुल पैरेलल जो चलता हो ऐसे, और एक जो परपेंडिकुलर चलता हो यानी कि 90 डिग्री पे चल रहा हो। तो ये जो टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ये चलता है लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल आप कह सकते हो अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस, जो तनाव पैदा होगा वो बिल्कुल पैरेलल यानी बिल्कुल आप कह सकते हो एक ही दिशा में होगा, उसके 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होगा। देखो फटाफट से डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसका आंसर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इसका नाम एक्सियल स्ट्रेस और भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं
ट्रांसवर्स स्ट्रेस की। ये काम करता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर, लंबवत पर, ठीक है। यहां पे आएगा आपका, सॉरी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्पर्श रेखीय, ये वो होगा जो 90 डिग्री पर काम करेगा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कौन सा होता है? हाइड्रोलिक वो होता है जिसमें आप पानी की प्रेशर की मदद से किसी भी चीज को ऊपर उठाते हो या नीचे रखते हो। और शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जिसको अपरूपण तनाव बोलते हैं, जो हम क्या करते हैं, पैरेलल काम करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके आप कह सकते हो समानांतर इसके हम कार्य कर रहे हैं। अगर ये एक सरफेस है तो इसी के बिल्कुल पैरेलल हम इसमें धक्का दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपरूपण तनाव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड? ऊष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस तरीके में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? अभी आपने पढ़ा था रेडिएशन, यानी विकिरण जिसको बोलते हैं। अच्छा, उस तापमान को क्या बोलते हैं जिसमें एयर को आप ठंडा करते हो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वाटर वेपर के कंटेंट तक, ताकि वो सैचुरेशन पे आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि आप बिल्कुल निरंतर जो भी एक फिक्स कर दिया कि इतना प्रेशर देना है, आप उसी प्रेशर पे उसको ठंडा करते हो ताकि उसमें जितना पानी जा सके उतना वो चला जाए। सैचुरेशन का मतलब है संतृप्ति उसकी हो जाए, उसमें और ज़्यादा पानी आप हवा में नहीं डाल सकते हो। देखो हमारे आसपास हवा है पर आपको नमी महसूस नहीं हो रही होगी, ठंड में हवा में नमी महसूस होती है। तो मतलब क्या है कि हवा के अंदर कितनी नमी जा सकती है, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती है नमी को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं ना। ओस तभी तो आती है, तो उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओस बिंदु तापमान। व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? देखो मैं आपको बता रही थी रिलेशनशिप, स्टीम पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट स्केल पे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं स्टीम पॉइंट होता क्या है। स्टीम पॉइंट का मतलब है वो तापमान जिस पे स्टीम बननी शुरू हो जाए, भाप बननी शुरू हो जाए। भाप कब बनती है? जब पानी उबल जाता है। तो ये बराबर होता है बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस का आंसर है, पर आपके पास यहाँ सेल्सियस में नहीं है, तो यहाँ पे आती है आपका एक बहुत ज़रूरी रिलेशन जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। F बराबर F इक्वल्स 9/5 C + 32। अगर आप C की वैल्यू यहाँ पर 100 पुट करोगे, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम पॉइंट जिसमें आप समझ सकते हो एक ऐसा मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, यानी पानी का अधिकतम वाष्प दबाव है जो एक वायुमंडल के बराबर होता है, 100 डिग्री के बराबर ये है। हीट इन डैश इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर सब्सटेंस टू ए कोल्डर सब्सटेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ। किस साइंस में, कौन सी साइंस में पढ़ते हो ये आप? थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में तो पढ़ते हो कि जो ऊष्मा है वो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्मोडायनामिक्स। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। कौन सा विस्तार? क्योंकि कोई भी चीज़ है, 3 तरीके का विस्तार उसमें हो सकता है, या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, या उसका एरिया बढ़ जाएगा, या उसकी वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाएगा। तो तीनों अलग अलग विस्तार होते हैं। आईफल टावर लंबा दिखाई देगा तो कौन सा विस्तार होगा? ऑब्वियसली बात है लेंथ वाला, और उसको आप क्या बोलते हो? अच्छा, और लेंथ वाला क्यों होता है? गर्मियों में क्यों होगा? हीट की वजह से होगा, तो थर्मल आंसर आएगा। टेम्परेचर की वजह से होता है तो थर्मल एक्सपेंशन। तो गाइज ये थे हीट टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो कि हमने सेलेक्ट किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे विद एक्सप्लेनेशन। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, फ्री और पेड, आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकें। साथ ही ऑफिसर बैच अवेलेबल है, अगर आपको प्रिपेयर करना है, फाउंडेशन कोर्स है, सारी क्लासेस आपको उस पर मिल जाएंगी।
डिफरेंट बैचेस मतलब फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन आवर ऐप, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही बी परसिस्टेंट एंड बी हार्ड वर्किंग। विश यू लक, ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।